चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही आसान सा छोटा सा एग्जाम्पल है, सुनिएगा। ए हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच दैट इट एमिट्स विजिबल लाइट ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। मतलब पहले उस हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद जब वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था तो उस दौरान उसने विजिबल लाइट भी निकाली। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बाय विच इट इज पॉसिबल। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसने एक्साइट किया इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है, ये हमसे सवाल के अंदर पूछी गई है। मैं एक बार सिचुएशन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास बेटा मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम का n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है एंड सो ऑन। शुरुआत में हम ऑफकोर्स ये मान के चलेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने ग्राउंड स्टेट पर है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो जरूर ऐसे ग्राउंड स्टेट पे इस तरह से होगा। हमने इसको किसी फोटोन से एक्साइट किया, जिस भी फोटोन से एक्साइट किया है उसकी वेवलेंथ हमसे पूछी गई है। एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, 3 पर, 4 पर, 5 पर, कहीं ना कहीं ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे आ रहा था तब ये अपने अंदर से विजिबल लाइट निकालता है, डी एक्साइट होने पर विजिबल लाइट निकालता है। तो बच्चे समझ गए कि सर विजिबल लाइट निकाल रहा है, इसका मतलब वापस आते वक्त जो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो बाल्मर सीरीज का होना चाहिए, और बाल्मर सीरीज का होना चाहिए तो तय बात है कि वापस लौटते वक्त पक्की बात है कि बीच में वो इलेक्ट्रॉन n = 2 पर रुका है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो जरूर 4 से 2 या 3 से 2 या 5 से 2 या 6 से 2 ऐसे कहीं ना कहीं बीच में ट्रांजिशन हुआ है। तो ये बात तय हो गई है कि जब वापस लौटते वक्त इसने अगर विजिबल लाइट अगर बाहर निकाली है, तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन या तो 3 से 2 आया होगा, या 4 से 2 आया होगा, या 5 से 2 आया होगा, या 6 से 2 आया होगा, या फिर सो ऑन। पक्की बात है कि बाल्मर सीरीज है। इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आया होगा, 4 से 2 आया होगा, 5 से 2 आया होगा, तो पक्की बात है कि जब आपने एक्साइट किया होगा इलेक्ट्रॉन को तब इलेक्ट्रॉन यहां से 3 पर या 4 पर या 5 पर पहुंचा भी होगा। और यहां पर पहुंचाने के लिए हमने क्या यूज किया था, एक फोटोन जिसके पास एनर्जी है ऑफ कोर्स hc/λ। मुझे कहा गया है कि इस वेवलेंथ की इस फोटोन के कम से कम कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है। कम से कम नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर वेवलेंथ पूछी गई है, इसका मतलब मुझसे पूछा गया है कि सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन बताओ। भाई सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 पर ले जाएगा, या 1 से 4 पे ले जाएगा, या 1 से 5 पे ले जाएगा, या 1 से 6 पे ले जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 से 3 पे ले जाएगा। पक्की बात है कि अगर आपको लैम्डा ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो लैम्डा अगर ज्यादा से ज्यादा तो फोटोन के पास एनर्जी कम से कम, और फोटोन के पास एनर्जी कम से कम तो ये इस इलेक्ट्रॉन को n से 3 पर ले जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन n से 3 पर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन n = 3 पर चला गया तो 3 से 2 पर आते वक्त वो अपने अंदर से एक विजिबल लाइट बाहर निकाल देगा। सर ये वाली विजिबल है, ये कैसे पता लगी आपको? बेटा ये वाली विजिबल है, ये हम लोगों ने याद कर रखी है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी बाल्मर सीरीज की एटलीस्ट 4 जो वेवलेंथ है वो तो विजिबल रेंज में लाई करती है, बाकी बेटा बाउंड्री रीजन पे लाई करती है। बाल्मर सीरीज को हमने प्रीडोमिनेंटली विजिबल में मान रखा है, तो पक्की बात है कि ये वाली लाइट आपकी विजिबल है। इट मीन्स दैट आपने इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 पर भेजा है। 1 से 3 पर अगर भेजा है, n = 1 पर आपके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n = 3 पर आपकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू Z²/3²। बेटा मेरे ख्याल से -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बड़ा जरा चेक करना, दिस माइनस दिस इज -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू hc/λ। hc हम लोग इलेक्ट्रोवोल्ट में पहले से याद ही रखते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। हालांकि एक तरीका और भी है। क्या तरीका बेटा? कि यहां से यहां तक अगर जा रहा है तो आप लैम्डा बड़े आराम से निकाल सकते हो, 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन Z²
इंटू, आई री लिखो बट आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। बेटा 3 से 1 में 1 से 3 के लिए बेटा कौन सा लैम्डा चाहिए होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा पहले से पता ही है। इससे आपके पास आएगा दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन बेटा 1 इंटू 9 अपॉन बेटा 9 माइनस 1 इज बेटा देखना क्या आंसर आता है, दैट इज 911 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8। 1024 आ गया बेटा रफली, है ना, चेक कर लेना, 1024 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास मैक्सिमम लैम्डा आ गया जो इलेक्ट्रॉन को बड़ा 1 से 3 पर भेज देगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और करते हैं। सवाल की लैंग्वेज है कि हाइड्रोजन गैस इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 974 एंगस्ट्रॉम। तो ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन को हम शुरुआत में ग्राउंड लेवल पे मानेंगे इलेक्ट्रॉन को, और ये जो लैम्डा है उसको एक्साइट करेगा। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल इन रिजल्टिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। सर अभी तो आपने कहा कि ये रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट करेंगे, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आ गया? एमिशन स्पेक्ट्रम तो तब आता था ना जब हमारा हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से कुछ वेवलेंथ निकालता था। इसके पीछे बड़ा कहानी आई होप आपको थ्योरी में याद भी होगी। शुरुआत में हमारा जो हाइड्रोजन एटम था वो n=1 पर था। हमने उस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई जिसकी वेवलेंथ 974 एंगस्ट्रॉम है। उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद तुम जानते हो वहां पर बेटा लगभग 10⁻⁻8 सेकंड्स तक ही रहता है, फिर वापस आता है। वापस आते वक्त वो ऑफ कोर्स बेटा अलग अलग रास्तों से n=1 पर आता है और अलग अलग तरह के फोटॉन्स निकालता है। उन फोटॉन्स को हम कुल मिलाकर एमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछा कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब हो गया कि कितनी तरह की वेवलेंथ पॉसिबल है, कितनी तरह की वेवलेंथ पॉसिबल है, उसका मैं फॉर्मूला पहले से याद है। मुझसे भी पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जिस टाइम पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें जितनी भी वेवलेंथ निकल रही है उनमें सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी है, हमसे ये पूछा गया। कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो शुरुआत में n=1 पर है। अच्छी बात, कुछ नहीं बोल रखा तो ऑब्वियस बात है ग्राउंड स्टेट पे ही होगा। ये n=2, ये n=3, ये n=4, ये n=5 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर ऊपर आता है, यहां से उठकर ऊपर आता है। किस लेवल तक पहुंचा ये मुझे निकालना है। किस लेवल तक पहुंचा ये निकालना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। हम जानते हैं कि n=1 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कहीं ना कहीं ऊपर चला गया होगा, बड़ा मान लो कि nth स्टेट में चला गया। तो आप कहोगे सर यहां से ऊपर गया है इलेक्ट्रॉन, यहां से कहीं अगर ऊपर गया है तो जरूर उसने एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। तो जो फोटोन है उसके पास एनर्जी होगी hc/λ एंड इट शुड बी इक्वल टू, यहां पर अगर एनर्जी है En, यहां पर एनर्जी है अगर E1, तो ये En माइनस E1 जो है इट शुड बी इक्वल टू hc/λ। तो आप कह सकते हो एनर्जी एट nth लेवल माइनस एनर्जी एट लेवल 1 इज इक्वल्स टू hc/λ। एनर्जी एट nth लेवल -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू z² अपॉन n²। z तो बेटा 1 ही है, माइनस एनर्जी एट 1 दैट इज -13.6, माइनस माइनस हो गया प्लस। hc की वैल्यू बेटा 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हमें पहले से पता है दैट इज 974 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ हमें n² निकालना है, मेरे ख्याल से आ जाएगा। मेरे पास आ गया 13.6 माइनस 12420 अपॉन 974 इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन n²।
बड़ा एक बार कैलकुलेट करना। 12420 डिवाइडेड बाई 974, बड़ा ये 12.75 आ गया होगा। तो मेरे पास ये आ गया 13.6 माइनस 12.75 154 इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यहां से मेरे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 12.75 154 अपॉन 13.6। बट आपको इतने पॉइंटों में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा ठीक है कि ना, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा था इसमें लिख दिया। बाकी 2 पॉइंटों तक कर लिया करो, आपको रफली आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये बड़ा आ गया, सॉल्व करने के बाद 0.06238 and I think n square is 1 upon 0.06238. इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 16.02। इससे मेरे पास बड़ा n की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं थी, आखिर में अप्रोक्सीमेशन में लगा सकते थे। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस 974 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को एब्जॉर्ब करके n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में चला गया। अब वापस आएगा तभी तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। मुझसे पूछा गया कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो आप कहोगे कि सर 4 से अगर 1 आना है तो ऑफ कोर्स सीधा 4 से 1 भी आ सकता है, 4 से 2 फिर 1 आ सकता है, 4 से 3 फिर 1 आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसा आ सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं। कितने तरह के फोटोन होंगे, कितने टाइप्स ऑफ फोटोन होंगे, टाइप्स ऑफ फोटोन बोलिए या फिर बड़ा दूसरा नाम क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कितने टाइप्स ऑफ वेवलेंथ निकल रही हैं, उन सब का मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है बेटा, क्या, NC2। n मतलब कहां से कूद रहा है, दैट इज 4C2। आई थिंक दैट इज 4 into 3/2। आई थिंक द नंबर ऑफ लाइन कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब कुल मिलाकर 6 तरह की लाइंस निकलेंगी। आसान काम था बेटा, 6 तरह की लाइंस निकलेंगी। आगे चलिए बच्चों, 6 तरह की लाइंस तो निकलेंगे। पहला सवाल तो हो गया, लेकिन सवाल में एक पार्ट और है कि उन सारी लाइंस में से सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ बताओ। सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ, भाई सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ तो वो होगी जिसके पास एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम एनर्जी कौन से फोटोन के पास होगी? सबसे कम एनर्जी फोटोन उसके पास होगी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आएगा, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है तो ऑफ कोर्स इस फोटोन के पास एनर्जी सबसे कम है। फोटोन के पास एनर्जी सबसे कम है तो ऑफ कोर्स उसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। एनर्जी की अगर बात करूं तो बेटा ये -13.6, ये -3.4, ये -1.51, बेटा ये -0.85। सारे के सारे इलेक्ट्रोवोल्ट 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 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, तो इससे जो फोटोन निकलेगा उसके पास एनर्जी सबसे कम तो उसका लैम्डा सबसे ज्यादा। यहां से जो फोटोन निकलेगा उसके पास एनर्जी hc/λ एंड इट शुड बी दिस माइनस दिस, -0.85 माइनस दिस, माइनस माइनस बड़ा प्लस इलेक्ट्रोवोल्ट। दैट इज बड़ा एनर्जी एट 4 माइनस एनर्जी एट 3। जैसे ही माइनस किया मेरे पास बेटा कितना 0.66 आएगा, 0.66 इलेक्ट्रोवोल्ट। 0.66 है ना बेटा, हाँ 0.66 इलेक्ट्रोवोल्ट इज HC। HC इज 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, लैम्डा का आंसर आ गया 12420
अपॉन 0.66 एंगस्ट्रॉम। बड़ा देखना कितना का था ये, क्या था 12420 डिवाइडेड बाई 0.66, बड़ा 18,800 समथिंग के आसपास आ गया होगा रफली। बेटा ये आपकी वेवलेंथ आ गई, ये आंसर आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। और ऐसे बेटा आप 911 इंटू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर करोगे, तभी बेटा आपकी वैल्यू मोर और लेस ये आ जाएगी। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लेमडा इज इक्वल्स टू 911 एंगस्ट्रॉम, हाइड्रोजन है तो z स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, दैट इज सॉरी n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। इससे बेटा मोर और लेस वैल्यू वही आएगी। हल्का फुल्का बेटा ठीक है जो वेरिएशन हो तो इस कारण से है कि हमने HC की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लिखी थी, तो जो सवाल में दे रखी हो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसी सवाल में अगर मुझसे पूछा जाता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, अगर ये पूछा जाता कि एमिशन स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी एमिट की गई, तो वो तो हम ओरली बोल देते हैं सबसे छोटी वेवलेंथ जो एमिट की गई है उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा रही होगी, और एनर्जी सबसे ज़्यादा उस फोटोन के पास होगी जो फोटोन तब एमिट होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन 4 से सीधा 1 पे आएगा। वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 4 और 1 के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो तो बड़ा HC बाय लेमडा, लेमडा की वैल्यू 974 एंगस्ट्रॉम है। तो 974 एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब करके अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब डायरेक्ट नीचे आ रहा है तब ऑफ कोर्स वही 974 एमिट कर देगा। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा होता कि सर सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कौन सी एमिट होगी, तो हम बड़े आराम से बिना किसी खास कैलकुलेशन के बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ व्हिच हैज बीन एमिटेड इज ऑब्वियसली 974 एंगस्ट्रॉम। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। एक सवाल और, ultraviolet light of wavelength 690 angstrom is incident on a hydrogen atom in ground state। 690 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट लाइट को हमने हाइड्रोजन एटम जो अपने ग्राउंड स्टेट है उस पर इंसिडेंट किया। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर ग्राउंड स्टेट ना भी लिखा होता ना तब भी हमें मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन अपने ग्राउंड स्टेट पे ही है, ठीक है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमसे पूछी गई है। एमिटेड शब्द से इस बात का आइडिया लग गया कि जरूर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब जरूर इस लेमडा के पास जो एनर्जी है वो बड़ा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा रही होगी। लेट्स सी ये जो वेवलेंथ है इसके पास कितनी एनर्जी है जरा देखते हैं। इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, दैट इज HC बाय लैम्डा। सारे इस वैल्यू प्रॉपर लिखो, इससे अच्छा बड़ा HC आपने याद ही कर रखा है 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 690 एंगस्ट्रॉम। बड़ा एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1242 डिवाइड बाई 69। चेक करते हैं बेटा, 1242 डिवाइडेड बाई 69, ये तो बड़ा एग्जैक्टली 18 आ गया। चलिए वैल्यूज अच्छी है। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो 18 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर है। अब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर है जिसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पर एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सो ऑन। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है जिसके पास एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, उस पर हमने कोई फोटोन गिराया जिस फोटोन के पास एनर्जी है 18 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो पहली बात तो इस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब बाइंडिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर निकल जाएगा। सर बाहर क्यों निकल जाएगा? क्योंकि बाहर निकलने के लिए तुम जानते हो कि n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आना पड़ता है, और n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर हम जानते हैं कि आपकी जो एनर्जी है बेटा वो 0 हो जाती है। तो
इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी चाहिए, और आपके फोटोन के पास तो एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज्यादा है। ये मैंने आपको थ्योरी में फॉर्मूला भी लिखा रखा है। मैं सीधे बोल देता हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो जरूर इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। आप कह सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी बेटा, कितनी आपने इसको एनर्जी दी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी। आपने एनर्जी दी है 18 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसमें से बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो। बाइंडिंग एनर्जी आप जानते हो बेटा, जो टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस 13.6 इज ऑफ कोर्स प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा देखना कितना आ गया, आई थिंक इट इज 4.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके पास काइनेटिक एनर्जी 4.4 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास। ठीक है, आपने 18 इलेक्ट्रोवोल्ट दी थी, लेकिन 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो उस इलेक्ट्रॉन को n = 1 से n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी तक उस न्यूक्लियस के एट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर निकलने में ही खर्च हो गई। बाकी बची बेटा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी है। सर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पूछी है। अब बेटा अगर स्पीड पूछी है तो एक काम करो, 4.4 इलेक्ट्रोवोल्ट को बेटा जूल में कन्वर्ट करना, इतना जूल काइनेटिक एनर्जी है, एंड इट शुड बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू बेटा आपकी स्पीड का स्क्वायर। इससे आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने तो कभी कैलकुलेट किया नहीं, आप देख लेना कितना आता है। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। सवाल में ये सवाल हमारे बाकी सवालों से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सीखने के लिए, बताने के लिए ऑफ कोर्स बात थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये जनरल सवालों से थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस भी रखता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, सवाल की लैंग्वेज क्या करिए उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है कि ये गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब बेटा हमने जो बोर्स मॉडल पढ़ रखा है उस जो फॉर्मूले निकाल रखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है। कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ 68 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, 68 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। कंसिक्वेंटली द एटम एमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 3 डिफरेंट लैम्डास। यहां से एक बात पता लग गई कि हमारा जो हाइड्रोजन लाइक गैस एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद जब वापस नीचे आता तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के फोटोन ही अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है। तो इसका मतलब 68 इलेक्ट्रोवोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी ऐसी स्टेट पर चला गया है जिस स्टेट से नीचे आते वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के फोटोन निकाल सकता है। हम मान लेते हैं कि वो nth क्वांटम नंबर में चला गया है। इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे आने पर कितने तरह के फोटोन्स निकलते हैं उसका हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, Nc2 which turns out to be n into n-1/2 and it is equal to 3. That gives me n into n-1 is equals to 6. That gives me n equals to 3. इसका मतलब इतना तय है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद, फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 3 पर चला गया। अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल द लैम्डास, अब आगे सुनना बेटा, ऑल द लैम्डास आर इक्वल और स्मॉलर देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब फोटोन। अब क्या हुआ कि कंसिक्वेंटली द एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ ओनली 3 लैम्डा। सिर्फ 3 तरह की वेवलेंथ बाहर निकाली, और जो तीनों तरह की जो वेवलेंथ है वो उस एमिटेड वेवलेंथ मतलब बेटा ये वाला फोटोन जिसके पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट है, वो जो एब्जॉर्ब फोटोन जिसके पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट थी, उसके मुकाबले ये जो एमिटेड वेवलेंथ है, एमिटेड फोटोन्स जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो या तो बराबर है या छोटी है, अब ये थोड़ा सा एक एब्सर्ड सा काम हो गया। सुनना इस बात को कि जब इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर से नीचे आ रहा है तो या तो यहां से यहां आएगा, या फिर बेटा यहां से यहां आएगा, या फिर सीधा यहां से यहां आएगा। ये जो तीनों वेवलेंथ हैं
ये जो तीनों वेवलेंथ हैं, ये तीनों की तीनों वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ थी या तो उसके बराबर है या फिर ये तीनों वेवलेंथ जो उससे छोटी है, बड़ी नहीं है। ये तीनों की तीनों वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड मतलब वो वाला फोटोन जिसके पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट थी, उसकी जो वेवलेंथ थी उसके मुकाबले ये तीनों वेवलेंथ या तो बराबर है या छोटी है। अगर ये बराबर है तो ऑफ कोर्स एनर्जी डिफरेंस कोई ना कोई 68 इलेक्ट्रोवोल्ट रहा होगा। अगर ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ से अगर छोटी है तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। अब जरा सुनना, अगर 68 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन 1 से अगर 2 पर गया होता, अगर 1 से 3 पर गया होता, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाली वेवलेंथ इस एब्जॉर्ब वेवलेंथ से बड़ी आती, क्योंकि ये वाला एनर्जी डिफरेंस बड़ा है, ये वाला एनर्जी डिफरेंस छोटा है। और सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये वाला जो लैम्डा है या तो उससे बराबर है या उससे छोटा है। बल्कि अगर आपका शुरुआत में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते वक्त अगर यहां से यहां गया होता तो ये एनर्जी डिफरेंस बड़ा, तो ये लैम्डा छोटा, ये लैम्डा छोटा होता और ये लैम्डा आपके बड़े होते। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि ये वाले जो लैम्डास हैं ये तो छोटे हैं और ये वाला जो लैम्डा है आपका ये बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 3 पर ना गया हो, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पर गया हो। सर ये अजीब सी बात लग रही है। इसका मतलब शुरुआत में हमारा जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं था। इस बार आपका जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं था। अगर कुछ भी ना दे रखा होता तो हम एटम को हमेशा ही ग्राउंड स्टेट में मानते हैं, लेकिन इस सवाल में जानबूझकर ऐसा लिखा हुआ है, जानबूझ के ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि शुरुआत में आपका जो एटम था वो n=2 पर था और यहां से यहां जब गया तो ये वाली एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करता है। जब वापस नीचे आया तो ये वाला एनर्जी डिफरेंस तो ऑफ कोर्स 68 इलेक्ट्रोवोल्ट ही होगा। यहां से यहां तक ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है कि 68 इलेक्ट्रोवोल्ट से बड़ा होगा, और ये वाला भी ऑब्वियस बात है कि एनर्जी डिफरेंस जो होगा ये 68 इलेक्ट्रोवोल्ट से बड़ा होगा। ये वाले एनर्जी डिफरेंस अगर 68 इलेक्ट्रोवोल्ट से बड़े हैं तो ये वाला लैम्डा और ये वाला जो लैम्डा है वो इस लैम्डा से छोटे हैं। और यही सवाल में लिखा हुआ है कि आपके जो एमिटेड फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ या तो इस वेवलेंथ के बराबर हैं या फिर ये वाले जो वेवलेंथ है इस वेवलेंथ के मुकाबले छोटी हैं। वेवलेंथ छोटी तभी हो सकती हैं जब ये एनर्जी डिफरेंसेस ज्यादा हो, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कब हो सकते हैं? जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ना गया हो, आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया हो। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर, हर सवाल में नहीं, इस सवाल के अंदर आपका जो एटम था वो शुरुआत में n=1 पे नहीं था, वो n=2 पे था। ये बहुत ही रेयर इवेंट है, बहुत ही रेयर इवेंट है। सर रेयर कैसे? भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो n=2 पर है। n=2 पर हमेशा तो रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड्स तक रहता है। उस उतने से टाइम के अंदर इसने किसी फोटोन को एब्जॉर्ब किया और ऊपर चला गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, अदरवाइज थोड़ा इलेक्ट्रॉन फटाक से नीचे आ जाता है, तुम जानते ही हो। हल्का सा बेटा थोड़ा सा टाइम दो वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ये n=2 पर था उसी टाइम पर इसने एक ऐसा फोटोन एब्जॉर्ब किया जिस फोटोन के पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट थी। उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये n=3 पर चला गया और अब जब वापस नीचे आ रहा था तो 3 तरह के फोटोन निकाल रहा था, 1 2 3। इस वाले फोटोन के पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसके पास ऑफ कोर्स एनर्जी 68 से ज्यादा और इसके पास तो सबसे ज्यादा। और इन तीनों के पास एनर्जी या तो इस एनर्जी के बराबर है या इन तीनों के पास एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा है। इसलिए ये जो एमिटेड फोटॉन्स हैं इनके पास वेवलेंथ या तो इसके बराबर है या इससे छोटी है, जैसा सवाल के अंदर दिया हुआ था। तो इस पूरे सवाल में सबसे बड़ा पेच ही यही था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो शुरुआत में ग्राउंड स्टेट पे नहीं था। एटम इज नॉट एट ग्राउंड स्टेट बट एटम इज ऑलरेडी एट इट n=2, दैट इज अवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं ऐसा फिर से बोल रहा हूं, ऐसा हमेशा नहीं होगा बेटा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसी सवाल के अंदर था। तो पहला सवाल तो हो गया, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ एटम। यह सवाल की लैंग्वेज से भी मेरे बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि बेटा
अगर ग्राउंड स्टेट पे होता तो सवाल में बेटा पूछते नहीं कि इनिशियल स्टेट क्या है। हमरा कुछ सवाल में कुछ ना दे रखा हो तो हम हमेशा बेटा क्या मान के चलते हैं कि n इक्वल टू 1 पर है। सवाल में जानबूझकर पूछा हुआ है कि बताओ कि इनिशियल स्टेट क्या है, तो ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेट जरूर हो सकता है कि 1 के अलावा कुछ हो। तो हमने हल्का सा कुरेदा उस चीज को डिटेल में देखा तो पता लगा कि शुरुआत में आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर नहीं बल्कि n इक्वल टू 2 पर है। फाइंड द एटम, कौन सा एटम है निकाल लेंगे। यहां पर एनर्जी है E2, यहां पर एनर्जी है E3। दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां पर एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इन दोनों एनर्जीज के बीच का डिफरेंस 68 इलेक्ट्रोवोल्ट होना चाहिए। बेटा देखना, E3 माइनस E2 इज 13.6 बाहर, जेड स्क्वायर बाहर, 1/4 माइनस 1/9, इट शुड बी इक्वल टू 68 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, 13.6 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68। बड़ा देखना, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68 इंटू 36 अपॉन 13.6 इंटू 5। बेटा 68 और 13.6 इंटू 5 बराबर होंगे। जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 36, तो जेड की वैल्यू आ गई है 6। बेटा जेड की वैल्यू 6 तो कार्बन के लिए होती होगी, तो आप बता सकते हो कि सर एटम जो है वो आपका कार्बन का एटम है। फेयर इनफ। अगला पूछा है, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। भाई 3 तरह की एमिटेड रेडिएशन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। मुझे इनमें सबसे छोटी वाली वेवलेंथ चाहिए। भाई सबसे छोटी वाली वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाली, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ऑफ कोर्स ये है। एंड वेरी सिंपल बेटा, यहां पर एनर्जी है -13.6 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 9। यहां पर एनर्जी है -13.6 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। हम कह सकते हैं कि एनर्जी एट 3 माइनस एनर्जी एट 1, 13.6 इंटू 6 का स्क्वायर is into 1 minus 1/9, that is 13.6 into 36 into 8/9, and it should be equal to hc by lambda। बेटा hc अपन यहां तक रखा है 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई 12420 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 13.6 इंटू 32। ये आपका सबसे छोटा वेवलेंथ आ गया बेटा। देखना कितना का आता है, क्या है बेटा 12420 डिवाइडेड बाई 13.6 डिवाइडेड बाई 32। बड़ा 28.54 एंगस्ट्रॉम आ गया होगा। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशंस। ये सबसे छोटा वेवलेंथ है, ठीक है बच्चों। हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी सारे निकाल सकते हैं। हम सबसे छोटा पूछा गया तो सबसे छोटा निकाल। लास्ट में पूछा फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, बता देंगे। वैसे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को बेटा उठाकर इन्फिनिटी तक भेजने के लिए एनर्जी। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन को कहाँ मानूं, n इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर कहाँ मानूं, कुछ नहीं बोल रखा, तो n इक्वल टू 1 पर मान लिया करो। n इक्वल टू 1 पर आपके पास एनर्जी है -13.6 इंटू 36। कितनी आ गई बेटा 13.6 इंटू 36, 489.6 आ गई है, -489.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दो कि यहां से चल के इन्फिनिटी चले जाए, तो आप बोलोगे सर
489.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इन्फिनिटी पे चला जाएगा और यही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा होता तो इस इलेक्ट्रो का हटा देते और आंसर आता हमारे पास 489.6 वोल्ट्स। ठीक है बेटा। कोई कहते हैं सर n=2 पर भी हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। n=3 पर, n=4 पर सब निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं बोल रखा है इसलिए n=1 लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस। कि अगर न्यूक्लियस भी मूव कर रहा होता तो क्या होता। हमने अभी तक की ये पढ़ाई की कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। एक तरह से कहें तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। हालांकि ऐसा कोई बहुत बुरा अजम्पशन भी नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है इट इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो जो फोर्स न्यूक्लियस पर यूं लग रहा है वही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर यूं लग रहा है। अब न्यूक्लियस का इनर्शिया इतना ज़्यादा है, इन मास इतना ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स, कि न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी किसी स्पेसिफिक सवाल के अंदर हमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेबल है क्या, उस केस के अंदर कुछ सिचुएशन डिफरेंट होगी। ऑफ कोर्स उस केस में जो फोर्स न्यूक्लियस पर वही फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस पर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके न्यूक्लियस पर, और वो दोनों के दोनों रोटेट करेंगे अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। पहले हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस। हमारे पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, कैपिटल M मास का न्यूक्लियस। कैपिटल M इज मास ऑफ न्यूक्लियस, फेयर इनफ। और इससे r डिस्टेंस दूर आपका इलेक्ट्रॉन है। इससे r डिस्टेंस दूर ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है -e और मास है m। r जो है इट इज ऑफ कोर्स सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, मास है उसका स्मॉल m। स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड -e इज ऑफ कोर्स द चार्ज। ठीक है बच्चों, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑफ कोर्स भारी वाले के नजदीक होगा। न्यूक्लियस इन जनरल आपके इलेक्ट्रॉन से बड़ा भारी होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियस के आस पड़ोस में कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं। अक्सर तो हमने देखा ही है कि न्यूक्लियस इतना ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कि सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पर ही लाई कर जाता है। लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिकली डिफरेंट सिचुएशन है, तो बड़ा यहां पर सेंटर ऑफ मास हम यहां कहीं मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियस से r1 डिस्टेंस दूर है और इलेक्ट्रॉन से लेट से r2 डिस्टेंस दूर है। इक्वेशंस की अगर बात करें तो यू नो इट वेरी वेल कि r1 प्लस r2 इज सेपरेशन बिटवीन देम। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात आपको याद ही होगी कि सेंटर ऑफ मास से इन दोनों के मास मोमेंट बराबर होंगे, मतलब इसका m इंटू आर शुड बी इक्वल टू इसका m इंटू आर। तो आपके पास आ गया कैपिटल M इंटू R1 इज स्मॉल m इंटू R2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो R1 की वैल्यू आ गई mr अपॉन m प्लस m और R2 की वैल्यू आ गई है कैपिटल mr अपॉन m प्लस m। फेयर इनफ। कैपिटल M जो है वो स्मॉल m को अपनी तरफ ऑफ कोर्स कूलम्बिक फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस पर कुछ ना कुछ कूलम्बिक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, मैं साइड में लिख दूं कहीं पे। दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसका चार्ज बड़ा -e है, इसका चार्ज बड़ा मैं Ze मान रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि इसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो Ze Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। और इस फोर्स के कारण बेटा दोनों के दोनों मूव करेंगे। किसके अबाउट मूव करेंगे? अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहे हैं, मैं इस बात को हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये जो कैपिटल एम पर फोर्स इधर लग रहा है और ये जो स्मॉल एम पर फोर्स इधर लग रहा है, दीज फोर्सेस आर नॉट द एक्सटर्नल फोर्सेस, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, एंड वी नो इट वेरी वेल कि इंटरनल फोर्सेस हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी. सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे रहेगा. हाँ, आपके कैपिटल एम और स्मॉल एम मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. सो वी कैन से दैट कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, व्हेन आई से सिस्टम आई मीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. तो सेंटर ऑफ मास इट इज गोइंग टू रिमेन एट रेस्ट. तो आप दो चार बातें कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. आपका जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का बेटा वो फिक्स्ड रहेगा, एंड यू कैन कंक्लूड दैट कि आपका जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है दे विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास. सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रिवॉल्व करेंगे. फेयर एनफ. अब देखिएगा एक छोटी सी बात और रह गई है, वो और देखिएगा. आपका कैपिटल एम जो है वो ऐसे R1 रेडियस में घूमेगा, और आपका जो स्मॉल एम है वो R2 रेडियस में घूमेगा. मान लीजिए कि किसी टाइम पर आपका कैपिटल एम चलते 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 यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, तो आपका स्मॉल एम जो है वो चलते चलते यहां आ जाएगा. सुनना इस बात को, बड़े आराम सुनना बेटा. जितने टाइम के अंदर कैपिटल एम चलते 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 यहां आएगा, उतने ही टाइम में आपका जो स्मॉल एम है वो चलते 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 ऑफ कोर्स यहां से यहां आ जाए. और उसके पीछे कहानी ये है, कारण ये है कि सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है. अगर कैपिटल एम यहां पर आ गया, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो दूसरा वाला मास भी इसी लाइन पे होना चाहिए. ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्मॉल एम यहां पर हो. अगर स्मॉल एम यहां पर होता, कैपिटल एम यहां पर होता, तो सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे होता है. सेंटर ऑफ मास वही है, तो पक्की बात है कि कैपिटल एम, सेंटर ऑफ मास और स्मॉल एम तीनों की तीनों सेम लाइन में होना चाहिए. और तीनों की तीनों सेम लाइन में होने चाहिए. इसके लिए जितना एंगल कैपिटल एम चलेगा उतना ही एंगल स्मॉल एम चलेगा. दोनों ने बराबर बराबर टाइम के अंदर बराबर बराबर एंगल ट्रेवल किया है. इट ऑब्वियसली मीन्स कि कैपिटल एम के पास ओमेगा और स्मॉल एम के पास जो ओमेगा है वो बराबर होंगे. मैंने स्पीड बराबर नहीं कही बेटा, मैंने क्या बराबर कहे? ओमेगा बराबर कहे. स्पीड तो बल्कि मैं ऐसे कह दूं कि इसके पास स्पीड होगी ओमेगा इंटू R1 और इसके पास स्पीड होगी ओमेगा इंटू R2. ऐसा तो स्पीड बराबर हो ये जरूरी नहीं है, बट ये बात तय है कि सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा. इस कारण से जितना एंगल कैपिटल एम चलेगा उतना ही एंगल आपका इलेक्ट्रॉन भी चलेगा. इस कारण से दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी, और इस कारण से दोनों का ओमेगा इस कारण से ऑफ कोर्स दोनों का ओमेगा बराबर है. बड़ा ठीक है. सेम सेंस में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दे विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास विथ इक्वल एंगुलर वेलोसिटी. दोनों के पास एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी. मैंने वेलोसिटी सेम नहीं कहा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी सेम कही. ठीक है बच्चों. अब तो आगे मैथमेटिक्स है, अब तो अपन सब कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. सुनिए बेटा, अब छोटा सा एक काम है, अब बड़ा काम नहीं है. अब छोटा सा एक काम है. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ. बेटा मुझे जगह चाहिए इसलिए बिठा दिया मैंने. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ बेटा चाहे आप न्यूक्लियस पे लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन पे लगाओ एक ही बात है. मैं इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन पर इकलौता फोर्स है इस तरफ, उस फोर्स की वैल्यू है बेटा, मैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा रहा हूँ. फोर्स की वैल्यू है ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन. वी नो दैट कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपिटल. दैट विल बी स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस बोल दो, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस बोल दो.
मैं जानबूझ के बड़ा ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कह रहा हूँ क्योंकि ओमेगा कॉमन है इसलिए ओमेगा यूज कर लेते हैं। दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस जिसमें घूम रहा है। बेटा जिस रेडियस में घूम रहा है दैट इज नॉट आर, दैट इज R2। ये जो स्मॉल m है ये r रेडियस में नहीं घूम रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ R2 रेडियस में घूम रहा है क्योंकि सेंटर जो है वो आपका न्यूक्लियस नहीं है बल्कि ये सेंटर ऑफ मास है। आप यहां से लिख सकते हो कि द इक्वेशन हैज टर्न्ड आउट इनटू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर R2। R2 इज ऑफ कोर्स कैपिटल MR अपॉन m प्लस है। बढ़िया इक्वेशन बेटा। ये जो mm अपॉन m प्लस m है, ये जो स्मॉल m कैपिटल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, इसे आप म्यू से रिप्रेजेंट कर दो और इसका नाम निकाल दो रिड्यूस्ड मास। इसका एक बार नाम निकाल दीजिए रिड्यूस्ड मास, थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना, ठीक। और मेरे पास ये आ जाएगा दैट इज म्यू ओमेगा स्क्वायर R, म्यू ओमेगा स्क्वायर R। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फेयर इनफ। दूसरी इक्वेशन, आप जानते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? आप बोलोगे हाँ सर वही तो इक्वेशन मेन है हमारी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल सेज दैट कि सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहेगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई रहेगा। तो चलिए सेंटर ऑफ मास से सिस्टम का मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं, वेरी इजी। सेंटर ऑफ मास से कैपिटल M मास R1 रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल m जो है वो R2 रेडियस में घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कैन सिंपली बी रिटन एज I ओमेगा एंड इट शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सर I कैसे लिखेंगे? अगेन आसान है। I इज कैपिटल M जो है वो R1 रेडियस में है तो कैपिटल M इंटू R1 स्क्वायर, स्मॉल m जो है वो R2 रेडियस में है तो सेंटर ऑफ मास से ये सेपरेशन है, दैट इज कैपिटल M। बड़ा R1 याद करो क्या था? प्लस R2 क्या था बेटा? देखना क्या आ गया बट मेरे ख्याल से एक m प्लस m तो गायब ही हो जाएगा और मैं इसे बड़े आराम से लिख सकता हूं mm अपॉन m प्लस m इंटू R स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम आ गया। और बेटा ये mm अपॉन m प्लस m अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको म्यू भी लिख सकते हो, थोड़ा छोटा पड़ेगा लिखने में। दैट इज I इज ऑफ कोर्स म्यू R स्क्वायर ओमेगा इज NH अपॉन 2। This is my angular momentum. This is my angular momentum quantization rule. R को एलिमिनेट करोगे तो आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा एलिमिनेट करोगे तो आपका R आ जाएगा। दोनों निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चलिए ओमेगा एलिमिनेट करते हैं और अपन R निकालते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो हो गया तो सारी कहानी बेटा अपन को बड़े आराम से समझ में आ ही जाएगी। ओमेगा उड़ाते हैं बेटा अपन, ठीक है, ओमेगा उड़ाते हैं। मैं इसमें लिख सकता हूं ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू म्यू R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एंड R रेज टू पावर 4। ठीक है बच्चों, एक R से बड़ा R रेज टू पावर 3, सिर्फ एक R बच जाएगा यहां पे। 4 से 4 गया, एक पाई से ये एक पाई गया, म्यू से ये म्यू गया और बेटा मेरे पास R का एक्सप्रेशन आ गया, R का एक्सप्रेशन आ गया
बड़ा आर का एक्सप्रेशन क्या आया, आर का एक्सप्रेशन आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर पाई म्यू। एक बार बेटा चेक करना, एक्सप्रेशन ये है ना बेटा, मेरा आर आ गया ऊपर तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट गया ऊपर, नीचे आ गया जेड ई स्क्वायर पाई म्यू बेटा पहले से था, ये रेडियस आ गया। और अच्छे से लिखना चाहूँ आप इसको लिख सकते हो, रेडियस इज सिंपली एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई म्यू इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बढ़िया आंसर बेटा, कोई ऐसा बहुत टफ सा काम था नहीं, बहुत ही आसान सा काम था। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, मैं इसमें एक छोटा सा काम और करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं आर इक्वल्स टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई एम अपॉन म्यू इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बेटा देखो मैंने एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और जानबूझ के ऐसा लिखा, मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, दैट इज एम एम अपॉन एम प्लस एम। ये जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें याद करना रखिए कि ये बोर्स रेडियस है और इसकी वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड मल्टीप्लाइड विथ एम बाई। ठीक है बेटा, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास किसको बोल दिया आपने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, उसको आपने रिड्यूस्ड मास बोल रखा है। तो ये आपके पास रेडियस की अगर वैल्यू में अगर याद करना चाहो तो आपके पास बेटा वैल्यू के अंदर भी एक्सप्रेशन आ चुका है। इसको अगर म्यू में नहीं याद करना चाहो तो आप कह सकते हो कि इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। म्यू इज ऑफ कोर्स एम एम अपॉन एम प्लस एम, और इससे आपका एम एम वापस से कैंसिल हो गया, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑफ कोर्स 0.529 एंगस्ट्रॉम। ऊपर क्या आ गया बेटा, एम प्लस एम, नीचे क्या आ गया, कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये रेडियस आ गया। अगर आपको म्यू की टर्म्स में नहीं याद करना तो ऐसा कर लो, मुझे म्यू की टर्म्स में थोड़ा सा बेटर लगता है याद करने में, ऐसा नहीं कि म्यू का कोई कॉन्सेप्ट आ गया ये आपका। आई होप इस बात को बड़ा आप समझे होंगे, आसान सा काम था, ये आपका रेडियस आ गया। बढ़िया आंसर है, चाहो तो याद कर सकते हो। हमने जो शुरुआत में रेडियस पढ़ा था वो अच्छा था, बढ़िया था, वो बुरा नहीं था बेटा। वहां पर न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले बहुत ज्यादा था, तो ये जो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम था ना, इसको हमने कैपिटल एम लिख दिया, कैपिटल एम से कैपिटल एम क्या हो गया, कैंसिल, और आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपका आंसर आ गया था। तुम्हारा काम वैसे चल गया था बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। चलिए, हमने रेडियस ही डिस्कस किया है, एक बार अपन एनर्जी भी डिस्कस कर लेते हैं। रेडियस के साथ साथ बेटा हम लोगों को एनर्जी भी तो निकालनी चाहिए। चलिए बच्चों, मैं निकालता हूँ। चलिए, हाँ इतना काफी है। चलिए, मुझे अगर पूरे के पूरे सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो दैट टोटल एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स हाफ एम v2 का स्क्वायर कैपिटल एम v1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और रही बात बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी होगी के इज ऑफ कोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2, इसका चार्ज है ZE
इसका चार्ज है -e, तो माइनस लगा दिया अपॉन r. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बड़ा, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज हाफ बड़ा, व्हाट इज म्यू, सॉरी व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज म्यू r स्क्वायर. ये बड़ा आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल टर्म्स है. आर और ओमेगा की वैल्यूज रखोगे तो बड़े आराम से दोनों एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे. जैसे मैं साइड में एक बार ना पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाता हूं कि कितनी आएगी. पोटेंशियल एनर्जी आएगी -ZE² अपॉन 4πε0 r. व्हाट इज r? r इज h² ε0 n². ऊपर जाएगा आपका ZE² पाई म्यू. Z² को ऐसा लिख दो. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आ जाएंगे. बड़ा क्या आएगी? पाई म्यू e⁻⁴ अपॉन 4, थोड़ा पाई से तो पाई कैंसिल हो गया वो, अपॉन 4 ε0 का स्क्वायर h² z² अपॉन n. ये आपकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. फेयर इनफ. इसी तरह से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बड़ा निकाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ω². I इज म्यू r² ω². बेटा r और ओमेगा की इक्वेशंस लिखी हुई है, वहां से r और ओमेगा आप रख सकते हो. आपका बेटा आंसर तो आ ही जाएगा. जैसे मैं लिखूं, दैट इज हाफ म्यू r². ओमेगा कैन बी रिटन एज, ओमेगा स्क्वायर कैन रिटन एज n² h² अपॉन 4π² μ² r⁴. म्यू से म्यू कैंसिल, बड़ा r² से स्क्वायर कैंसिल, 2 बच जाए. हमारे पास ये आ गया n² h² अपॉन 8π² म्यू r². बड़ा r², वापस से बड़ा देखना क्या लिखूँ उसको मैं, h⁴ ε0 का स्क्वायर. ऊपर जाएगा तो e⁴ पाई का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बेटा, कितना आएगा मेरे ख्याल से पाई² गायब. ठीक है. h⁴ से बेटा h⁴ गायब. इस म्यू से बड़ा एक म्यू कैंसिल. मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन आ गया. ऊपर बड़ा म्यू बच गया है, e⁴ बच गया है, नीचे क्या बच गया है, 8 बच गया है, h² बच गया है, ε0 का स्क्वायर बच गया है इंटू z² अपॉन n². ये आपकी बेटा काइनेटिक एनर्जी आ गई है. एक्सप्रेशन देखो बेटा, काफ़ी हद तक वैसे सही है जैसे आपके न्यूक्लियस का मोशन जब हमने कंसिडर नहीं किया था तब भी ऐसे थे. वहाँ पर यहाँ पर -1/4 था बेटा, अब भी -1/4 है. यहाँ पर 1/8. पोटेंशियल आपकी नेगेटिव आ रही है, आपकी बेटा काइनेटिक आपकी पॉजिटिव आ रही है. काइनेटिक तो पॉजिटिव आनी थी. इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ पर लिखा, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर मेरे पास जो टोटल एनर्जी आई है बेटा -1/4 + 1/8, -1/8 आएगा. तो मेरे पास आएगा म्यू e⁴ अपॉन 8 ε0² h² विथ माइनस साइन इंटू z² अपॉन n². सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम है.
सब बातें बिल्कुल वैसे की वैसी हैं। आप कह सकते हो कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी टोटल एनर्जी की दुगनी है। सारे एक्सप्रेशन मोर और लेस वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमने जब न्यूक्लियस का मोशन कंसिडर नहीं किया था तो एक्सप्रेशन में यहां पर ऊपर m आया था, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, और इस बार आपका रिड्यूस्ड मास आया है। रिड्यूस्ड मास आया मतलब क्या बोलते हैं बेटा उसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये है। ये आपके पास अच्छा सा आंसर आ चुका है। अगर आप नेगेटिव को हटा दोगे तो बेटा इसे हम बड़े आराम से बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको याद करने के लिए मैं एक हल्का सा फंडा और बोलूंगा। इट कैन बी रिटन एज -m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा नोट करना, मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, म्यू तो इधर लिया, इंटू z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो जो आपके कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनका जो वैल्यूज अगर मैं रखता हूं तो फाइनल वैल्यू क्या आती है वो हमने पहले से याद कर रखी है। इट इज बेसिकली -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू म्यू बाई एम इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एनर्जी है, ये आपके पास बड़ा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का अगर आप एक्सप्रेशन याद रखना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर टोटल एनर्जी का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, बोलना कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, बेटा मुझे तो म्यू बाई एम बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे बढ़िया लगता है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि सर म्यू की जगह सर वही लिख दे अपन, क्या म्यू की जगह लिख दूं मैं mm अपॉन m प्लस m, दिस डिवाइडेड बाई स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, और हमारे पास टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया अगर आप याद करना चाहो तो, दैट इज दिस। दिस इज अवर टोटल एनर्जी, दिस इज अवर टोटल एनर्जी। तो मैंने भले ही आपको इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस समझा दिया हो, बता दिया हो, लेकिन आपको कभी भी सिचुएशन को पूरा नहीं सोचना। ऐसा नहीं कि अगर आप डेरिवेशन करने बैठ जाओ, आपको मोर और लेस इस बात का आइडिया लग गई कैलकुलेशन कैसे करनी है, बट ऐसा नहीं कि आप हर सवाल को स्क्रैच से स्टार्ट करो। आप तो सिर्फ ये समझ जाओ कि जो रेडियस, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले से निकाल रखी थी, मोर और लेस सारे के सारे एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही है। बस जहां जहां आपका m लिखाया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखाया था, वहां पर आपका रिड्यूस्ड मास लिखा आएगा। रिड्यूस्ड मास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे मन में ऐसा कोई बहुत ऐसे बड़ी बात नहीं रखने की सिर्फ क्या करा दिया क्या नहीं है, वो बड़ा बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई खास आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद करके भी बड़े आराम से काम बना सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। फेयर एनफ, काम चल जाएगा आपका। चलिए फॉर्मूला याद रखो और मस्त रहो। जैसे हमने इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस का सवाल किया है, एग्जैक्टली वैसे ही डबल स्टार सिस्टम भी होता है। डबल स्टार सिस्टम में एक स्टार यहाँ होता है और एक स्टार यहाँ होता है, और दोनों के दोनों जो स्टार होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सारी कैलकुलेशन मोर और लेस यही रहती है। बस यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इक्वेशन आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल आई है, वहाँ पर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती, उस एक इक्वेशन से हमारा सारा काम बन जाता है। तो वो तो और आसान पड़ता ही है, लेकिन कहानी बड़ा मोर और लेस ऐसे सी रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए बेटा। हमने हाँ फॉर्मूला याद कर सकते हो, किसी भी अच्छे सवाल के अंदर बड़ा फॉर्मूला आ सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, जैसे हम एक सवाल भी कर लेते हैं, सवाल के अंदर इसको हम यूज भी करते हैं फॉर्मूले को, और देखते हैं बेटा क्या कहानी है। जैसे आपके पास एक पॉजिट्रोनियम एटम है। सर पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है बेटा? पॉजिट्रोनियम एटम के अंदर पॉजिट्रॉन होगा
और इलेक्ट्रॉन होगा। सर इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं, सर ये पॉजिट्रॉन क्या है? बेटा पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, काफी हद तक इलेक्ट्रॉन जैसा सही है, मास भी वही है, बस चार्ज उल्टा है। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये एंटी पार्टिकल का अर्थ क्या है? बेटा बाद में देखेंगे, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर ये बड़े आराम से आएगा, तब देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना बोल दूं कि आपका जो पॉजिट्रोनियम है उसका जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जो चार्ज होगा वो प्लस ई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे तो पॉजिट्रोनियम एटम के अंदर पॉजिट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, और वो दोनों के दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे अब मेरी बात सुनना, ये आपका पॉजिट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज। इस बार बड़ा दोनों का मास बराबर है, तो ऑफ कोर्स उन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और इसके अबाउट इन दोनों के बीच बड़ा सेपरेशन अगर मैं r ले लूं तो ये r/2 रेडियस में घूमेगा, ये भी r/2 रेडियस में घूमेगा, दोनों के दोनों ऐसे ऐसे घूमेंगे। ठीक है, बस मैं आपसे वही एनर्जीज पूछना चाह रहा हूं वगैरह वगैरह। फाइंड रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स, बटा जो भी ऑर्बिट्स पॉसिबल है उनके रेडियस बताइए। फाइंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट क्वांटम लेवल्स या क्वांटम नंबर्स। वैसे तो ये जो सवाल है ये आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी करना कौन सा मुश्किल काम होगा, दोनों का मास थोड़ा सेम ही है, इसका मास m, इसका मास m, ये r/2 रेडियस में होगा, ये भी r/2 रेडियस, पूरा बेसिक से कर सकते हो। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर बेसिक से क्यों करूंगा मैं, सर मैं तो आपने फॉर्मूला याद करा रखा है तो फॉर्मूले से करूंगा, और इसका अगर मुझे म्यू निकालना है तो दैट इज मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस मास ऑफ नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूस्ड मास मेरे पास m/2 आ गया। सर आप मुझे अलग अलग ऑर्बिट्स का अगर रेडियस पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि रेडियस का मेरे पास कितना प्यारा सा फॉर्मूला था, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n² अपॉन z मल्टीप्लाइड विथ m/μ। बड़ा यही फॉर्मूला था। या तो बेसिक से करो, बेसिक से नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर कोई और चारा है नहीं बेटा। हालांकि बेसिक से करने में बहुत टाइम लगता नहीं इस सवाल में, बट हमें तो फॉर्मूला याद है, हमने बेसिक से ही तो सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, इंटू n² अपॉन z इंटू m अपॉन म्यू। बट व्हाट इज म्यू? म्यू इज ऑफ कोर्स m/2। इंटू n² अपॉन z। सर z क्या लिखो? बड़ा इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लिखा करते थे Ze। यहां पर तो इसका चार्ज ही बड़ा E है, तो पक्की बात है Z की वैल्यू तो 1 हो गई है। जो भी आपका न्यूक्लियस था उसका चार्ज आप लिखते थे Ze, पॉजिट्रॉन जो है उसका चार्ज तो E है, तो Z की वैल्यू आ गई है 1। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 1/2 में ऊपर ले आ 1.058 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। जो डिफरेंट पॉसिबल रेडियाई हैं बड़ा वो ये आ गए हैं। ग्राउंड स्टेट में रेडियाई क्या होगा, n को 1 रख देना। फर्स्ट एक्सेलरेट स्टेट मतलब n = 2 पर क्या रहेगा, n = 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। जो डिफरेंट पॉसिबल रेडियाई हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। फेयर एनफ। सर एनर्जीज क्या होंगी? इस पूरे पॉजिट्रोनियम की जो डिफरेंट एनर्जीज है उसे आप बड़े आराम से लिख सकते हो, फॉर्मूला याद कर रखा आपने, दैट इज -13.6 इंटू z² अपॉन n² इंटू μ/n। सिंपल।
आप चाहो तो अगेन बेटा पूरी डेरिवेशन कर सकते हो, पूरा एज ए सवाल मान के कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन बेटा सब कुछ सिखाई दिया आपको, वापस से करने की जरूरत है। फॉर्मूला निकाल रखा अपन ने, लगाइए, बड़े आराम से आंसर आएगा आपका। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी आ गई है बेटा कितनी, -13.6 इंटू बेटा अगेन z की वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू म्यू की वैल्यू m/2 अपॉन m से m कैंसिल, बेटा कितना -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। आपके अलग अलग क्वांटम नंबर्स पर बढ़ाइए आपका एनर्जी, दैट इज -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। n के वैल्यू को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बड़े आराम से इस तरह से आ जाएंगे। सर मुझे ग्राउंड लेवल पर चाहिए -6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, सर मुझे n = 2 पर चाहिए, n को 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, सारे के सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। किसी आंसर को याद नहीं करना, ये जो पॉजिट्रोनियम एटम मैंने लिखा है ये कोई हेडिंग थोड़ी है, ये कोई टॉपिक थोड़ी है, सवाल है। कल को सवाल में कुछ और वैल्यूज आ गई कि इसके पास +2e चार्ज है, अब बताओ क्या होगा, तब भी कर देंगे। कल को नया सवाल आ गया कि इसके पास चार्ज है +2e और मास है 2m, तब भी कर देंगे। हमें तो फॉर्मूले याद है, हमने फॉर्मूले ढंग से देखे हैं कैसे कैसे आते हैं, तो हमें सारी बात आती है, ठीक है। तो कोई खास ऐसे सोचने की जरूरत में है नहीं, ऐसे हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। ये आपकी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी होती मुझसे तो मैं बड़े आराम से बोलता कि काइनेटिक एनर्जी इज +6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अगर मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती है, मैं जानता हूं कि दैट इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो अगर हमें टोटल एनर्जी के फॉर्मूले याद है तो पोटेंशियल के और काइनेटिक के तो हमें बड़े आराम से याद हैं, क्योंकि उनके बीच की रिलेशंस का हमें काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो आपस में किस किस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज होमवर्क देता हूँ बेटा थोड़ा सा। हालांकि आप बेटा अपनी शीट में, इसेंशियल शीट में सवाल करना स्टार्ट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स 1 वाली जो शीट है, इसेंशियल शीट में, मॉडर्न फिजिक्स 1 वाली शीट में बेटा सेक्शन, मुझे बेटा मैंने याद नहीं कौन से दे रखे थे, आप सी और डी निपटा देना जब भी टाइम मिले बेटा, सी और डी निपटा देना। इसके अलावा आप HCV के अंदर, HCV पार्ट 2 है बेटा, इसमें आप चैप्टर नंबर 43, चैप्टर नंबर 42 पहले से मैं पूरा दे चुका हूँ। चैप्टर नंबर 43 के अंदर आप जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक कर सकते हो। हालांकि मोर और लेस जितने भी सवाल हैं बड़ा वैल्यूज हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अपन ने सारे कर रखे हैं। तो चैप्टर नंबर 43 बड़ा, चैप्टर का नाम बोर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ एटम है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कर लेना सॉल्व वाले। और जो एक्सरसाइज है, जो अनसोल्ड है, ये भी आप करना स्टार्ट कर सकते हो। ये बड़ा 16 सवाल ज़्यादा दे दिए मैंने, तो आप एक काम करो, इसमें सिर्फ 1 से 20 कर लो, सिर्फ 1 से 20 कर, ठीक। हालांकि ये सॉल्व एग्जांपल्स आप देखना बेटा कि जो अपने क्लास में सवाल कर रखे हैं मोर और लेस वैसे सही है ना, कोई डिफरेंट नहीं। तो ये तो बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन सवाल ज़्यादा एक साथ ना दूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 ही दिए, बाकी करने को आप आगे भी कर सकते हो। ये सारे के सारे आपको लगेंगे सर कर रखे हैं तो आप छोड़ भी सकते हो, मर्जी आप, ठीक है।